द लर्निंग पॉइंट पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आप सबको राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। आपका दिन शुभ हो। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को ग्राफीय विधि से गति के समीकरण s बराबर ut प्लस हाफ AD स्क्वायर को सिद्ध कराऊंगा। अगर आप 9वीं क्लास के विद्यार्थी हैं तो आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि ये आपके परीक्षा की दृष्टि से और न्यूमेरिकल्स बनाने की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि फॉर्मूले में जो भी सिंबल्स यूज हुए हैं वो किस किस के लिए यूज हुए हैं उसको आप सबसे पहले देख लीजिए। यहाँ जो एस है, एस का प्रयोग हम लोग दूरी या विस्थापन को सूचित करने के लिए करते हैं। यू जो है वो प्रारंभिक वेग के लिए यूज किया जाता है। टी यहाँ भी है, टी यहाँ भी है, टी समय के लिए, और ए जो होता है त्वरण के लिए प्रयुक्त होता है। तो जो भी सिंबल इसमें इस्तेमाल हुए हैं उसको मैंने बोर्ड पर लिखा है, आप इसको एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए। एस जो होता है दूरी या विस्थापन के लिए सूचित किया जाता है, यू प्रारंभिक वेग के लिए, ए त्वरण के लिए, टी समय के लिए, टी यहाँ पर भी है, टी यहाँ पर भी है, दोनों का अर्थ एक ही है। अब ग्राफीय विधि से कैसे इसको हम सिद्ध करेंगे, चलिए उसको देख लेते हैं। सबसे पहले आपको इसको प्रूव करने के लिए एक ग्राफ बनाना होगा। वो ग्राफ कुछ इस प्रकार का होगा, देखिए, जहाँ पर आप ऊपर में ये जो वर्टिकल लाइन है वो वेग को सूचित करेगा, वेग यानी v को, और ये जो ऊर्ध्वाधर लाइन है, सॉरी हॉरिजेंटल लाइन जो है आपका, वो समय को सूचित करेगा। अगर ग्राफ की दृष्टि से देखें तो ये y एक्सिस होता है और ये x एक्सिस होता है। तो y एक्सिस जो है ये मूल बिंदु है, तो y एक्सिस वेग को सूचित करेगा और x एक्सिस जो है वो समय यानी t को सूचित करेगा। इस ग्राफ पर हम ये देखेंगे कि कोई कण सरल रेखा में एक समान त्वरण से गति करता है जब, तब t समय के बाद उसका वेग v हो जाता है। v होने का मतलब है कि देखिए मूल बिंदु से शुरू किया है तो प्रारंभिक उसका जो वेग है वो u है, और कुछ समय के बाद उसका वेग बदल जाता है। ऐसे कंडीशन में हम ग्राफ को तैयार करेंगे। तो देखिए यहाँ से मूल बिंदु से प्रारंभिक दूरी उसकी u है और कुछ समय के बाद उसका वेग बदल जाता है। अब इसको आप क्या कीजिएगा कि इस लाइन को यहाँ से मैच करा दीजिएगा, मिला दीजिएगा, और यहाँ से इसको मिला दीजिएगा और इसका नामकरण कर दीजिएगा, जैसे A B C D, आप कुछ भी रख सकते हैं। मैंने अपनी सुविधा के अनुसार A B C D रखा। यहाँ पर आप चाहेंगे तो यहाँ पर भी कोई नाम रख सकते हैं, जैसे जो नाम नहीं यूज हुआ है उसको आप रख सकते हैं। देखिए इस तरीके से ग्राफ बनेगा। ग्राफ बनाने के बाद आपको यहाँ पर संक्षिप्त रूप में लिख देना है कि माना कि कोई कण किसी सरल रेखा पर एक समान त्वरण से गतिशील है, जिसका प्रारंभिक वेग u है तथा t समय के बाद उसका वेग v हो जाता है। जो भी आपने ग्राफ पर बनाया है उसको आपको शब्दों के माध्यम से लिख देना है। जैसे हम लोगों ने ग्राफ बनाया है कि कोई कण है जो सरल रेखा पर गतिशील है a त्वरण के साथ, कुछ समय तक उसका प्रारंभिक वेग u होता है, फिर कुछ समय के बाद उसका वेग v हो जाता है, यानी ये v में कुछ समय के बाद उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है।
ऐसे आप इसको सूचित कर दीजिएगा, डिनोट कर दीजिएगा। इसी चीज़ को मैंने शब्दों के माध्यम से लिखा कि माना कि कोई कण किसी सरल रेखा पर एक समान त्वरण से, इसको यहाँ लिख दीजिए ताकि डिस्टर्ब ना करे, एक समान त्वरण से गतिशील है जिसका प्रारंभिक वेग u है तथा t समय के बाद उसका वेग v हो जाता है। जो आपने ग्राफ पर बनाया उसको एक बार आपको लिख देना है। इसको लिखने के बाद छोटी सी जानकारी आपको और लिखनी है, वो ये है कि मैं आपको बता दूं कि वेग समय ग्राफ, देखिए ये वेग है, ये समय है। वेग और समय के ग्राफ में जो समय अक्ष के बीच का जो क्षेत्र होता है उससे हमें विस्थापन प्राप्त होता है। ये आपको आपकी कक्षाओं में पढ़ाया गया होगा कि वेग समय ग्राफ में समय अक्ष के बीच का जो घिरा हुआ क्षेत्र होता है उससे हमें विस्थापन प्राप्त होता है। तो इस बात को भी आपको एक बार नोट कर देना है। ठीक, इसके बाद आप लिख दीजिएगा चूँकि वेग समय ग्राफ में समय अक्ष के समांतर किसी भी समय अंतराल में, किसी भी समय अंतराल में घिरा क्षेत्रफल दूरी या विस्थापन देता है। इस बात को आपको एक बार नोट कर देना है। अगर आपको ये प्रूव करने को मिले तो कि वेग समय ग्राफ में समय अक्ष के समांतर, देखिए समय अक्ष है, इसके समांतर किसी भी समय अंतराल में, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक ये सब t है, अगर हम डिनोट करेंगे ये सब t को सूचित करेगा। अब यहाँ पर t कुछ भी हो सकता है। समय अंतराल में घिरा क्षेत्रफल, ये जो क्षेत्रफल घिरा हुआ है यहाँ से यहाँ तक पूरा ऐसे, इस क्षेत्रफल से हमें दूरी और विस्थापन प्राप्त होता है। इस चीज़ को आपको एक बार लिख देना है। तो जब आप इस क्षेत्र को देखेंगे तो ये एक समलंब की आकृति बना रहा है। देखिए OABD जो है वो एक समलंब की आकृति बना रहा है। तो इसके लिखने के ठीक बाद आप लिख सकते हैं कि जो घिरा हुआ क्षेत्रफल है उससे आपको विस्थापन मिलता है। तो ये घिरा हुआ क्षेत्रफल किस आकृति में है आप ध्यान से देखिएगा। तो इस यानी दूरी निकालने के लिए जो दूरी प्राप्त होती है वो क्षेत्रफल के बराबर होती है। तो ये आकृति जो है एक समलंब की है। तो इस बराबर आप लिख सकते हैं समलंब OABD का क्षेत्रफल। यहाँ पर आप लिख सकते हैं क्योंकि समय अक्ष के समांतर जो भी घिरा हुआ क्षेत्रफल होता है उससे हमें विस्थापन और दूरी प्राप्त होती है। अब देखिए समलंब OABD का क्षेत्रफल जब आप निकालिएगा पूरा यहाँ से यहाँ तक ऐसे, तो इसमें बनने वाली आकृतियों को आप देखिए, इसमें दो आकृतियाँ बन रही हैं। पहला तो ये फर्स्ट आकृति है और दूसरा ये सेकेंड। पहला वाला त्रिभुज और दूसरा आयत की आकृति बन रही है। तो टोटल का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम त्रिभुज का क्षेत्रफल और आयत का क्षेत्रफल जोड़ देंगे तो समलंब का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो देखिए इसके बराबर में लिख सकते हैं आयत, आयत का नाम क्या हो जाएगा OACD, OACD का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ABC का क्षेत्रफल। अब ध्यान रखिए आप लोग कि समलंब का क्षेत्रफल हमें विस्थापन देगा, ये मैंने लिखा आपको समझाया। समलंब का क्षेत्रफल आसानी से निकालने के लिए इस आकृति को दो भागों में बांट दिया गया, पहला त्रिभुज दूसरा आयत। अब आप ध्यान से देखिएगा आयत का क्षेत्रफल आपको पूर्व की कक्षा में बताया गया होगा कि आयत का क्षेत्रफल जो होता है लंबाई गुना चौड़ाई होता है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर इस आयत के लिए लंबाई का काम OD करेगा, सॉरी कुछ भी ले सकते हैं OD या AC, तो मैंने OD लिया, OD करेगा। और चलिए एक बार मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, लंबाई गुना चौड़ाई प्लस त्रिभुज। देखिए ये जो त्रिभुज है वो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। ध्यान से देखिए यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, यानी कि ये एक समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको पता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई होता है। समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र 1/2 आधार गुना ऊंचाई होती है। अब इस पर आप पुट कर दीजिए। देखिए इसकी लंबाई OD है, मैंने OD लिखा, गुना चौड़ाई देखिए OA है प्लस 1/2 त्रिभुज का आधार AC है गुना ऊंचाई BC है। देखिए BC लिख दिया। अब ध्यान से आप देखिए इस पार्ट को आप ज्यों का त्यों छोड़ देंगे, इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे।
1/2 ये AC, तो आप ध्यान से देखिए जितना AC है उतना ही OD है, तो हम AC की जगह पर OD लिख सकते हैं। फिर इस BC को देखिए, इस तरीके से लिख सकते हैं हम BC/AC गुना AC। अब आप कंफ्यूज होंगे ऐसा क्यों, तो ध्यान से देखिए AC से AC कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ BC बचेगा, यानी इस BC को हम अलग तरीके से लिखें तो BC/AC गुना AC लिख सकते हैं। इससे हमें आगे के प्रोसेस में कुछ पता चलेगा, इसलिए मैंने ऐसा काम किया। इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ध्यान से देख लीजिए AC से AC कैंसिल हो जाएगा, आपका BC बचेगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर, इसको फिर से ज्यों का त्यों लिखेंगे 1/2 गुना OD BC/AC। एक चीज़ आप नोट कर लीजिएगा कि BC/AC यानी कि वेग समय ग्राफ में जब हम लोग वेग समय ग्राफ को पढ़ेंगे तो उसमें जो ढाल होता है, ढाल यानी ये, इससे हमें त्वरण प्राप्त होता है। ये जो ढाल है उससे हमें त्वरण प्राप्त होता है इसका, यानी BC/AC से हमें त्वरण प्राप्त होता है। ध्यान रखिएगा, ये जरूरी है जानना, BC/AC से त्वरण प्राप्त होता है। तो BC/AC की जगह पर हम A लिख सकते हैं क्योंकि इसे त्वरण प्राप्त होता है, देख लीजिएगा आप। फिर देखिए यहाँ पर AC आया है, ये AC है, इस AC की जगह पर हम आसानी से OD लिख सकते हैं क्योंकि AC और OD बराबर है, बराबर होता भी है, तो गुना AC की जगह पर हमने OD लिखा। अब देखिए जैसे ही आपने ऐसा काम किया तो OD गुना OA प्लस 1/2, OD यहाँ भी है, OD यहाँ भी है, OD स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि 2 बार है, गुना A। अब ग्राफ में जो भी सिंबल यूज किए गए हैं आप उसको पुट कर दीजिए, आपका फॉर्मूला फाइंड आउट हो जाएगा। देखिए OD T को कर रहा है गुना OA जो है U को कर रहा है प्लस 1/2, फिर OD है स्क्वायर, OD T को डिनोट कर रहा है तो T का स्क्वायर गुना A। हम निकाल क्या रहे थे, S। देखिए जैसे ही सबका वैल्यू हम पुट करते हैं, सबका सिंबल पुट करते हैं तो देखिए आपके पास क्या मिल जाएगा, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ S इज इक्वल टू U गुना T। ध्यान दीजिए यहाँ पर U गुना T का मतलब UT प्लस हाफ A को पहले कर दीजिए क्योंकि फॉर्मूले में A पहले है, और T स्क्वायर। जो हम लोग को सिद्ध करना था वो आपको प्राप्त हो गया। इस तरीके से आप गति के समीकरण S बराबर UT प्लस हाफ AD स्क्वायर को प्रूव कर सकते हैं। संक्षिप्त में मैं फिर से आपको रिकॉल करा दूं कि इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक ग्राफ बनाना पड़ेगा। जो भी ग्राफ में आप काम करेंगे, जैसे कि कोई कण एक समान त्वरण से गतिशील है जिसका प्रारंभिक वेग u है, t समय के बाद यानी कुछ समय के बाद उसका वेग v हो जाता है। ये लिखने के बाद आप फिर ये लिख दीजिएगा कि वेग समय ग्राफ में समय अक्ष के समांतर किसी भी समय अंतराल में घिरा हुआ क्षेत्रफल हमें विस्थापन और दूरी देता है। उसके बाद ये प्रयोग कीजिएगा, क्योंकि देखिए घिरा हुआ क्षेत्रफल एक समलंब की आकृति बना रहा है और समलंब का क्षेत्रफल निकालने से अगर हमें विस्थापन प्राप्त होता है तो इसको हम दो अलग अलग भागों में बांट दिए ताकि आसान हो जाए। पहला भाग त्रिभुज का है, दूसरा आयत का, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे फिर आयत का निकालेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें ये समीकरण प्राप्त हो जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने समझाने की कोशिश की है। इस तरीके से आप इस समीकरण को प्रूव कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, अगर आपको ऐसा लगा हो कि ये आसानी से सिद्ध हम कर सकते हैं, आप सीख चुके हों, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इतनी मेहनत से हम लोग ये काम इसीलिए करते हैं कि आप तक जानकारियाँ पहुँचें और जिससे आप अपनी परीक्षाओं की तैयारी, अपने कॉन्सेप्ट की जानकारी अच्छे से हासिल कर लें और अच्छे से पढ़ाई को जारी रखें। तो मैं आपसे बस इतना ही कहूँगा कि अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका सब्सक्राइब हमें एनर्जी प्रदान करता है और कुछ करने का जुनून पैदा करता है। आप लोगों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो, तब तक के लिए जय श्री राम।